हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास से है। पाठ 4 औद्योगिकरण का युग। वन लाइनर प्रश्न है। वन लाइनर प्रश्न के द्वारा बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं मानचित्र संबंधी प्रश्नों को टारगेट किया जा रहा है। वन लाइनर प्रश्न के द्वारा संपूर्ण पाठ के बारे में जानकारी दी जा रही है। आसानी से सरल तरीके से पाठ आपको कंठस्थ हो जाए, ये प्रयास किया जा रहा है। तो वन लाइनर प्रश्नों में देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है। शहरों के गिल्ड्स का कार्य क्या था। शहरों के गिल्ड्स का कार्य क्या था? तो कारीगरों को प्रशिक्षण देना था। गिल्ड्स का कार्य में कारीगरों को प्रशिक्षण देना था, उत्पादकों पर नियंत्रण रखना था, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना था। ये शहर के गिल्ड्सों का कार्य था। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, फिर से सुन लें। कारीगरों को प्रशिक्षण देना, उत्पादकों पर नियंत्रण रखना और वस्तुओं का मूल्य निश्चित करना शहर के गिल्ड्स का कार्य था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, आदि औद्योगिकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए विशाल स्तर पर होने वाला उत्पादन कहाँ होता था? तो ये उत्पादन कहाँ होगा भाई? घरों में होगा। उत्पादन घरों में होगा। ऐसा उत्पादन। प्रश्न नंबर, आदिकाल में घरों पे कुटीर उद्योग जैसा धंधा होता था और उन्हीं कुटीर उद्योगों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए विशाल स्तर पर उत्पादन होता था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। इंग्लैंड या ब्रिटेन, जो भी आप समझें। तो औद्योगिक क्रांति किस देश में? ब्रिटेन में प्रारंभ हुई थी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। 18वीं शताब्दी के अंत में नए युग का पहला प्रतीक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? गेहूं को या कपास? तो देखिए, गेहूं से पहले ये बोला 18वीं शताब्दी के अंत के नए युग का पहला प्रतीक। तो पहला प्रतीक माना जाता है कपास को। कपास को। ये तो जीवन निर्वाह गेहूं वगैरह है, हम नहीं बोल रहे नहीं है, पर ये जीवन निर्वाह फसल है। कपास को माना जाता है पहला प्रतीक। प्रश्न नंबर 4। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसके द्वारा रखी गई? तो सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखी गई थी रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुजरात प्रांत के समुद्री तट पर स्थित किस बंदरगाह के माध्यम से भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरों से जुड़ा हुआ था? बंदरगाहों से, यहाँ बंदरों से मतलब बंदर जीव से नहीं ले लेना, बंदरगाहों से है। बंदरगाहों से। चलिए हम लिख देते हैं बंदरगाहों से। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? सूरत बंदरगाह से। सूरत बंदरगाह से। सूरत बंदरगाह से। बंदरगाह से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कंपनी के द्वारा एक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में गुमास्ता की नियुक्ति किस लिए की जाती थी? कंपनी के द्वारा एक वेतनभोगी
कर्मचारी के रूप में गुमास्ता की नियुक्ति किस लिए की जाती थी? तो ये बुनकरों पर निगरानी रखता था, माल को इकट्ठा करना होता था इसके निर्देशन में, और कपड़ों की गुणवत्ता की जांच भी ये गुमास्ता ही करते थे। फिर से, बुनकरों पर निगरानी रखता था, माल को इकट्ठा करवाता था और कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करवाता था गुमास्ता। तो प्रश्न नंबर 7। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, मुंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई? मुंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई? तो मुंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना 1853-54 में होती है। 1853-54 में होती है। बम्बई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना 1853-54 में होती है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। 1855 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल कहाँ पर लगाई गई? 1855 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई? तो ये लगाई गई थी बंगाल में। बंगाल में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नए मजदूरों की भर्ती करने के लिए उद्योगपतियों द्वारा रखे जाने वाले जाबर, इसको झाबर भी बोलते हैं, जाबर भी बोलते हैं, का क्या काम था? इस जाबर या झाबर का क्या काम था? तो इसका काम था लोगों को काम के लिए तलाश करना, लोगों को नौकरी पे रखना। कोई विश्वसनीय ये कारीगर होता था, कर्मचारी होता था। ये विश्वसनीय कर्मचारी होता था क्योंकि ये काम के लिए लोगों को ले आता था और उद्योग धंधों में काम दिलाने के बदले तोहफों की मांग भी करता था। तो जाबर का क्या काम था? लोगों को काम के लिए लाना, और विश्वसनीय कर्मचारी था इसलिए काम दिलाने के बदले तोहफों की मांग करना जाबर का काम था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11, अपने माल की ओर उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का प्रभावपूर्ण तरीका क्या था? अपने माल की ओर उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का प्रभावपूर्ण तरीका क्या था? तो विज्ञापन था। भाई आज भी विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। तो विज्ञापन का सहारा लेकर अपने उपभोक्ताओं को, खरीदारों को प्रभावित किया जाता है विज्ञापनों के माध्यम से। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, मैनचेस्टर के उद्योगपति अपने कपड़ों के बंडलों पर क्या लगाकर उन्हें बेचते थे? तो अपना लेबल लगाकर बेचते थे। लेबल लगाकर बेचते थे। मैनचेस्टर के उद्योगपति अपने कपड़ों के बंडलों पर अपना लेबल लगाकर बेचते थे। अगले प्रश्न पे आ जाएं। शासकों ने किसको एक विशिष्ट उत्पाद प्रणाली के अधिकार दिए थे? शासकों ने किसको एक विशिष्ट उत्पाद प्रणाली के अधिकार दिए थे? तो ये दिए थे गिल्ड्स को। गिल्ड्सों को दिए थे। गिल्ड्सों को ये अधिकार दिए थे। अगले प्रश्न पे आ जाएं। कपास आधारित उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो कपास आधारित उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुई थी। ब्रिटेन में हुई थी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। कपास या ऊन कताई के लिए कौन सी तकनीक उपयोग होती थी? कपास या ऊन कताई के लिए कौन सी तकनीक उपयोग होती थी? तो ये कार्डिंग का उपयोग किया जाता था। प्रश्न नंबर 15, कपास या ऊन कताई के लिए कौन सी तकनीक उपयोग होती थी?
तो कॉर्डिंग तकनीक उपयोग होती थी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन सा था? तो ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कपास था। कपास था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। 1871 ईस्वी में भाप इंजन का पेटेंट किसने करवाया था? 1871 ईस्वी में भाप इंजन का पेटेंट किसने करवाया था? तो ये करवाए थे जेम्स वाट ने। जेम्स वाट ने करवाया था। जेम्स वाट ने करवाया था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18। श्रमिकों द्वारा नई प्रौद्योगिकी के विरुद्ध होने के क्या कारण थे? तो ये कारण था बेरोजगारी। बेरोजगारी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। यूरोपीय कंपनियों ने भारत आना कब शुरू किया? यूरोपीय कंपनियों ने भारत आना कब शुरू किया? तो ये शुरू किए थे 1750 ईस्वी में। 1750 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे, भारतीय व्यापार पर किसने एक अधिकार स्थापित कर लिया? एकाधिकार स्थापित कर लिया। एकाधिकार स्थापित कर लिया भारतीय व्यापार पर। तो ये अंग्रेजों ने एकाधिकार कर लिया था। अंग्रेजों ने यानी ब्रिटेन ने यानी इंग्लैंड ने। अगला क्वेश्चन, गुमास्ता का क्या कार्य था? गुमास्ता का क्या कार्य था? तो गुमास्ता का कार्य कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना था। गुमास्ता का कार्य था कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना गुमास्ता का कार्य था। अगले प्रश्न पे, मद्रास में भारत की पहली कताई तथा बुनाई मिल ने उत्पादन कब से प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किए थे 1874 से। 1874 में प्रारंभ कर दिए थे। भारत में मद्रास में पहली कताई और बुनाई मिल ने उत्पादन प्रारंभ कर दिया था 1874 में। तो भारत के मद्रास में ये चालू हुआ था 1874 में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 23, भारत में पहले लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? भारत में पहले लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई थी जमशेदपुर में। जमशेदपुर में। ये कहाँ है? झारखंड में है भाई। झारखंड में है। जमशेदपुर कहाँ है? तो जमशेदपुर झारखंड में है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। बड़े उद्योग भारत में कहाँ स्थित थे? तो बंगाल में। बड़े उद्योग भारत में कहाँ स्थित थे? बंगाल में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्न में से किस उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है? तो किस उद्योग को? लौह इस्पात उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है। लौह इस्पात उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है। प्रश्न नंबर 26 देखें। किस प्रणाली के अंतर्गत व्यापारियों अथवा शिल्पियों के समूह संगठित हुआ करते थे? किस प्रणाली के अंतर्गत व्यापारियों तथा शिल्पियों के समूह संगठित हुआ करते थे? तो गिल्ड्स प्रणाली। गिल्ड्स के बारे में अभी आपको बताया। गिल्ड्स प्रणाली के तहत ये संगठित हुआ करते थे। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 27,
रेशों के आधार पर ऊन छांटने वाले श्रमिकों को क्या कहा जाता था? रेशों के आधार पर ऊन छांटने वाले श्रमिकों को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था स्टेपलर। स्टेपलर कहा जाता था, स्टेपलर कहा जाता था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। ब्रिटेन के अंतर्गत कपड़ों की फिनिशिंग सेंटर कहाँ स्थापित की गई थी? ब्रिटेन के अंतर्गत कपड़ों की फिनिशिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था लंदन में। लंदन में स्थापित की गई थी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 29। सूत कातने की मशीन स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब और किसके द्वारा किया गया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब और किसके द्वारा किया गया? ये सूत कातने की मशीन थी। तो ये 1764 में जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा स्थापित किया गया। 1764 में जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न 30। 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा उद्योग बन चुका था? तो 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण का सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था कपास उद्योग। कपास उद्योग। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस उद्योग में मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है? किस उद्योग में मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है? तो गैस घर उद्योग हो, या जहाज रानी मरम्मत उद्योग हो, या शराब खाना उद्योग हो, या कृषि से संबंधित उद्योग हो, तो इन सभी में मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है। किस किस में? गैस घर उद्योग में, जहाज रानी मरम्मत उद्योग में, शराब खाना उद्योग में, या कृषि से संबंधित उद्योग में मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ब्रिटेन में हस्तशिल्प उत्पादों को किस महारानी के समय अधिक महत्व एवं पहचान प्राप्त हुई? ब्रिटेन में हस्तशिल्प उत्पादों को किस महारानी के समय अधिक महत्व और पहचान प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई थी महारानी विक्टोरिया के समय। महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया के समय। विक्टोरिया के समय। अगले प्रश्न पे आए। भारत का पहला लौह संयंत्र कौन सा है? भारत का पहला लौह संयंत्र कौन सा है? तो बंगाल आयरन वर्क्स। बंगाल आयरन वर्क्स भारत का पहला लौह संयंत्र है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। बंगाल आयरन वर्क्स लौह अयस्क की स्थापना कहाँ पर हुई? तो जैसा कि नाम है वैसा ही बंगाल में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। बंगाल आयरन वर्क्स संयंत्र कब स्थापित किया गया? बंगाल आयरन वर्क्स संयंत्र कब स्थापित किया गया? तो 1874 में स्थापित किया गया था। 1874 में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। टाटा लोहा एवं इस्पात कंपनी जमशेदजी टाटा ने कहाँ पर स्थापित किया? प्रश्न को फिर से समझें। टाटा लोहा एवं इस्पात कंपनी जमशेदजी टाटा ने कहाँ पर स्थापित किया था? तो ये
स्थापित किए थे जमशेदपुर में, जमशेदपुर में स्थापित किए थे। यहाँ पर 2 टाटा लोहा इस्पात कंपनी स्थापित हुई है। एक जमशेद जी ने, जमशेदपुर कहाँ पर है? झारखंड में, झारखंड में है, स्थापित किया था। और दूसरा प्रश्न, टाटा लोहा एवं इस्पात कंपनी जमशेदजी टाटा ने किस सन में स्थापित किया? तो किस सन में स्थापित किया? तो यह स्थापित किए थे 1907 में, 1907 में स्थापित हुआ है और 1912 से काम करना चालू हो गया है। स्थापित किया 1907 में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। टाटा लोहा एवं इस्पात कंपनी 1907 में दोराब जी टाटा ने कहाँ स्थापित किया था? प्रश्न को फिर से दोनों प्रश्न में, तीनों प्रश्न में आप अंतर समझेंगे। टाटा लोहा एवं इस्पात कंपनी 1907 में दोराब जी टाटा ने कहाँ स्थापित किया? तो ये स्थापित किए थे झारखंड में। अभी हमने आपको बताया था झारखंड में ही ये दोनों लौह संयंत्र स्थापित किए गए थे, एक जमशेद जी टाटा, एक दोराब जी टाटा ने। अगले प्रश्न पे आ जाएं। विश्व का सबसे पहला उद्योग कौन सा था? विश्व का सबसे पहला उद्योग कौन सा था? तो सूती वस्त्र उद्योग और कपास उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और कपास उद्योग, ये विश्व का सबसे पहला उद्योग था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत का सबसे पुराना उद्योग, भारत का सबसे पुराना उद्योग कुटीर उद्योग था। भारत का सबसे पुराना उद्योग कुटीर उद्योग था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। जूट मिल 1855 में कोलकाता के किस स्थान पर लगाई गई? जूट मिल 1855 में कोलकाता के किस स्थान पर लगाई गई? तो रिसरा नामक स्थान पर लगाई गई थी। रिसरा नामक स्थान पर लगाई गई। अगला प्रश्न, जूट मिल 1855 में रिसरा नामक स्थान पर किस अंग्रेज ने लगाई? तो उस अंग्रेज का नाम बताना है। तो ये जॉर्ज एक लैंड ने लगाई थी। जॉर्ज एक लैंड ने लगाई थी रिसरा नामक स्थान पर पहली जूट मिल 1955 में। पहली जूट मिल 1955 में रिसरा नामक स्थान पर अंग्रेज जॉर्ज एक लैंड ने लगाई थी। अगला प्रश्न आ जाए। रिसरा नामक स्थान पर जूट मिल 1855 में ब्रिटिश नागरिक ने किस भारतीय के साथ मिलकर लगाई थी? तो किस भारतीय के साथ मिलकर लगाई थी? तो उस भारतीय का नाम बताना है। किस भारतीय के साथ लगाई है? तो बॉय सुंबर सेन के साथ, बॉय सुंबर सेन के साथ ये फैक्ट्री अंग्रेज आर्क एक लैंड ने मिलकर लगाई थी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। मानचेस्टर सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। सूती कपड़े के लिए मानचेस्टर प्रसिद्ध था, वैसे सूती कपड़े के लिए भारत में अहमदाबाद प्रसिद्ध है, इसलिए भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, कपास आधारित उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम
कहाँ पर हुई? कपास आधारित उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई? तो ब्रिटेन में हुई थी। ब्रिटेन में हुई थी कपास आधारित उद्योग की स्थापना। अगले प्रश्न पे आ जाएं। कपास का ऊन कताई के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग होता था? तो कार्डिंग तकनीक का उपयोग होता था। कार्डिंग तकनीक का उपयोग होता था। अगले प्रश्न पे, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो ये है भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र, ये दुर्ग के पास पड़ता है भाई, दुर्ग के पास पड़ता है भिलाई इस्पात संयंत्र। अगले प्रश्न पे आ जाएं। ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कपास उद्योग। 1871 में श्रमिकों द्वारा नई प्रौद्योगिकी के विरुद्ध होने का कारण क्या था? ये प्रश्न आ चुका है। तो कारण था बेरोजगारी थी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारतीय व्यापार पर किसने एकाधिकार स्थापित कर लिया था? तो ब्रिटेन ने एकाधिकार स्थापित कर लिया था। फिर अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है गुमास्ता का कार्य क्या था? तो गुमास्ता का कार्य था कपड़े की गुणवत्ता की जांच। कपड़े के गुणवत्ता की जांच था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत में पहले लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? भारत में पहले लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना तो ये की गई थी जमशेदपुर में। कब? 1907 में काम करना चालू किया था, 1911-12 में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। बड़े उद्योग भारत में कहाँ स्थित थे? तो बंगाल में। ये भी प्रश्न आ चुका है। बड़े उद्योग भारत में बंगाल में स्थित थे। अगला प्रश्न, वर्ष 1917 में कोलकाता में पहली जूट मिल की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था सेठ हुकुमचंद ने। सेठ हुकुमचंद ने किया था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। 1912 में जमशेदपुर में भारत का पहला लोहा और इस्पात संयंत्र का निर्माण किसने किया था? तो ये जमशेद भाई टाटा, जमशेद जी टाटा ने किया था 1912 में। 1907 में स्थापना की, 1911-12 से काम चालू हो गया था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। 20वीं शताब्दी में किस नई तकनीक को अपनाया गया? 20वीं शताब्दी में किस नई तकनीक को अपनाया गया? तो फ्लाई शटल तकनीक को अपनाया गया। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत में प्रथम स्थान पर सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? तो पहली सूती मिल बम्बई में स्थापित की गई। पहली सूती मिल की स्थापना भारत के किस राज्य में? बम्बई यानी महाराष्ट्र बम्बई या महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र कहा जाता है, पहले इसको बम्बई ही कहा जाता था, अभी वर्तमान में महाराष्ट्र कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। मुंबई में स्थापित होने वाली
सूती मिल कौन सी थी? बंबई में स्थापित होने वाली सूती मिल कौन सी थी? तो बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी थी। बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी थी। बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी थी भारत की मुंबई में स्थापित होने वाली पहली सूती मिल। अगला, कावसजी नानाभाई डाबर ने पहली सूती मिल की स्थापना कब की? कावसजी नानाभाई डाबर ने पहली सूती मिल की स्थापना कब की? तो ये की थी 1853 1853 में स्थापना की। 1854 में उत्पादन चालू हो गया था। तो ये पार्ट 4 से वन लाइनर प्रश्न के द्वारा प्रयास किया गया कि आपके बहुविकल्पी प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और जो मानचित्र से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं उनको आप सरल और आसान तरीके से याद कर लें। पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाए, पाठ अच्छी तरह से आप समझ सकें, पाठ पर अच्छी पकड़ आपकी हो सके और जब पेपर में बैठें, परीक्षा में बैठें तो अच्छे नंबर लेके आएँ। कंपटीशन में बैठें तो आपकी नज़रों से कोई प्रश्न बचकर निकल ना पाए। ये उद्देश्य है, ये टारगेट है। अब हम ये चौथा पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। पांचवें पाठ का वन लाइनर प्रश्न अगले सेशन में शुरू करेंगे। अगले सेशन में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।